जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज समझने का प्रयास करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि देखिए मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 20 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तो ट्रंप साहब ने शपथ नहीं ली है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब शपथ ले चुके होंगे। अच्छा, शपथ लेते समय वो कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। उन अनाउंसमेंट से ये पता चलेगा कि ट्रंप साहब की आखिर में जो राजनीति है वो क्या है, उनकी आर्थिक नीतियां क्या हैं और विश्व पर उन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और भारतवर्ष पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, हम लोग कितना भी इधर उधर की बात कर लें, ये बात बिल्कुल वास्तविकता है कि विश्व की जीडीपी में, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो सब लोग जितने भी अर्थशास्त्री होते हैं, सामाजिक शास्त्री होते हैं, राजनीतिक शास्त्र के छात्र होते हैं, सब अमेरिका की नीतियों को बड़े ध्यान से देखते हैं और उसके बाद वो चीन की नीतियों को देखते हैं, क्योंकि चीन भी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पिछले 20-25 साल में बहुत तेजी से उभरी है। तो एक तरफ 25-27% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन जहां अमेरिका का है, वहां 15-16% कंट्रीब्यूशन चाइना का है। तो ये दोनों इकोनॉमीज मिलकर ही करीब 40% वर्ल्ड की इकोनॉमी का योगदान करती हैं। तो इन दोनों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब ट्रंप साहब जब शपथ लेंगे तो क्या अनाउंसमेंट्स करेंगे, और पहले उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए थे, इलेक्शन के पहले उन्होंने कुछ कहा था। अब शपथ लेते समय कुछ करेंगे, शपथ लेते समय कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, और उसके बाद जब वो वास्तविकता में निर्णय लेंगे तो वो निर्णय लेंगे। तो तीन चीजों के बीच में तुलना करना बहुत आवश्यक है। जो उन्होंने चुनाव के पहले कहा था और जब शपथ लेते समय कहेंगे और जो बाद में करेंगे, इन तीनों के बीच में क्या अगर करते हैं, वो अगर कोई अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करते हैं, अपने चिंतन में परिवर्तन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चुनाव के पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ थी। वो दूसरे देशों से अमेरिका के अंदर आने वाले और वहां बसने वाले, चाहे वो वैध रूप से आ रहे हों चाहे अवैध रूप से आ रहे हों, उनके खिलाफ थे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी विकासशील देश हैं और जिसमें भारतवर्ष भी एक बहुत प्रमुख स्थान रखता है, हमारे देश के युवाओं को कनाडा और अमेरिका जाने में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है और ये चाहते हैं कि विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करें और उसके बाद वहां पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, और उसके बाद वहां पे जाके अच्छी तनख्वाहें मिले और जीवन स्तर का सुधार करें। ये भारत में ज्यादातर युवाओं का सपना है। अच्छा, ये बच्चे जो हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैध रूप से गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से गए हैं। बहुत सारे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में गए हैं और वहां की इन्होंने सिटीजनशिप ले ली है, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने दूसरे देशों में जाके सिटीजनशिप ली है। लेकिन कितने दूसरे देशों वाले ने भारत के वर्ष के अंदर सिटीजनशिप ली है, इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर यह आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो नगण्य होगा। इसका मतलब यह है जो आउटफ्लो है, वो आउटफ्लो भारतवर्ष से विदेश की तरफ हो रहा है, विदेश से भारतवर्ष की ओर नहीं हो रहा है। चाहे वो कांग्रेस का जमाना हो, चाहे मोदी जी का जमाना हो, पिछले 11 साल से जब से मोदी जी सत्ता में है और कहा गया कि हमारा देश जो है विश्वगुरु बन गया है, अगर ऐसा होता तो विदेश के लोग हमारे देश के अंदर नागरिकता लेते होते। जैसे मोदी जी ने चुनाव के पहले कहा था कि भारत के पासपोर्ट के लिए लोग लाइन लगा के खड़े होंगे। अब वो लाइन लगा के तो शायद इसलिए वीजा लेने के इसलिए खड़े होंगे क्योंकि रुपया और डॉलर की जो तुलना है, जब मोदी जी ने शपथ ली थी तो 60 रुपए का डॉलर था और आज 86 रुपए का डॉलर है। तो अमेरिकन जो आएगा विदेश से, वो $1000 लेके आएगा, तो भारतवर्ष के अंदर जब 2014 में 1,01,000 पे वो 60,000 रुपए भारतवर्ष के अंदर खर्च कर सकता था, आज वो 86,000 रुपए खर्च करेगा। तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उसको तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब भारतवर्ष का कोई आदमी विदेश जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो वहां जाके पहले अगर $1,000 का वो होटल लेता था तो उसको 60,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, अब 86,000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो विदेश यात्राएं भारतवर्ष की कम होंगी और विदेशियों की भारतवर्ष के अंदर आगमन ज्यादा होगा, लेकिन वो सिटीजनशिप नहीं लेंगे, केवल घूम घाम के वापस चले जाएंगे। तो ये है डॉलर के तुलना में रुपए के कमजोर होने की स्थिति। अच्छा, जो
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था चुनाव के पहले, एक तो वो उन्होंने जो दूसरे देश से आने वाले लोग हैं उनके लिए बोला था कि मैं उनको रोकूंगा, अवैध रूप से जो यहाँ बसे हुए हैं उनको मैं निकालूंगा, अगर निकालेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो भारतवर्ष के बच्चों का होगा, क्योंकि वहां वैध और अवैध दोनों रूप से गए हुए हैं और उसमें गुजरात के लोग भी बहुत बड़ी भाग में हैं। तो एक तो ये H1B वीजा के बारे में जो उन्होंने कहा था कि मैं इसको कठोर बनाऊंगा, क्योंकि इस वीजा की वजह से भारत के बहुत सारे तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग अमेरिका में जाकर वहां की आईटी कंपनीज में काम करने की योग्यता पाते हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक उद्देश्य था, वो ये मैसेज देना चाहते थे अपने वोटर्स को कि ये विदेशी लोग आते हैं, हमारे बच्चों की नौकरी खा जाते हैं, तो अपने बच्चों की नौकरी को बचाने के लिए मैं इन वीजा के पे रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा और अमेरिका के जो लोग हैं उनको ज्यादा नौकरी का अवसर मिले, इसका मैं प्रयास करूंगा। ये कहा तो था उन्होंने, लेकिन जब वो शपथ लेंगे और उसके बाद वो मैसेज देंगे कि क्या वास्तविकता में उसमें कोई डेविएशन किया है या उसी राह पे चलेंगे, तो उससे पता चलेगा और बाद में पता चलेगा कि वास्तविकता में, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन जो होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए कुछ और कहते हैं और बाद में कुछ और करते हैं, तो उसमें भी हमें अभी वेट करना होगा और देखना होगा। लेकिन जो राजनीतिक परिवेश में देखने वाली चीज है जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हल्का न जांचे, क्योंकि जब हम लोग भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं तो यहाँ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो तो इन्विटेशन वहां से जो आता है किसी भी कंट्री को शपथ ग्रहण का, वो तो एम्बेसी को आता है, वो तो देश को आता है और उसके बाद देश के सरकार का ये निर्णय होता है किसको भेजे और किसको न भेजे, जबकि ये वास्तविकता नहीं। पहली बात तो जब पहले शपथ ग्रहण हुआ करता था अमेरिका के प्रेसिडेंट्स का, तो उसके अंदर नॉर्मली एम्बेसी के लोग जाते थे और राष्ट्राध्यक्षों को वो नहीं बुलाते थे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिन्हें नोट करने की आवश्यकता है कि उन्होंने शी जिनपिंग को, जो चाइना के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्हें न केवल लेटर लिखा लेकिन पर्सनल फोन किया। अब इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, पर्सनल फोन चीन के राष्ट्रपति को। अच्छा, मोदी जी जिनके बारे में भारतवर्ष के अंदर ये बड़ा एक गुमान था हम लोगों को और ऐसी गलतफहमी थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो शी जिनपिंग जो हमारे कट्टर विरोधी हैं उनको व्यक्तिगत फोन करना डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी जी को फोन न करना, उन्हें पर्सनल इनवाइट न भेजना और उसके बाद एम्बेसी को इनविटेशन भेजना और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का वहां जाना, क्या ये कुछ कह रहा है जो हम लोग समझने की आवश्यकता है। देखिए, अभी तक ये माना जा रहा था कि वर्ल्ड के अंदर दो गुट बन रहे हैं। एक गुट ऐसा है जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है, ईरान है, और दूसरा गुट अमेरिका का है, उनका अपना एक नाटो वाली और यूरोप की लॉबी है और इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज दिया है चीन के राष्ट्राध्यक्ष को इतना सम्मान देकर कि उन्हें व्यक्तिगत फोन करके बुलाया है। हाँ, ये बात दूसरी है, शी जिनपिंग ने उनके यहां जाने से इनकार कर दिया और अपने एक सीनियर ऑफिशियल को शपथ ग्रहण में भेज रहे हैं। इसका मतलब कि उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप एक मैसेजिंग करना चाहते थे उसको धता बता दी। अच्छा, वो तो अपने इसलिए भेज रहे हैं अपने एक उच्चाधिकारी को, क्योंकि शी जिनपिंग वहां जाके खड़े होकर अमेरिका के साथ खड़े होने की तैयारी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ उत्सुकता थी लेकिन वो हमें अवसर ही नहीं मिला। तो एक जो डोनाल्ड ट्रंप मैसेज देना चाहते थे उसको शी जिनपिंग ने ठुकरा दिया। एक बात तो ये। अब दूसरी बात यह है कि अभी तक तो बाइडेन साहब का शासन था, बाइडेन साहब से ये अपेक्षा की जा रही थी, जिस प्रकार से मोदी जी का प्रयास था, भारत का प्रयास था कि भाई जो भी राष्ट्राध्यक्ष हो उसके साथ हमें अच्छे संबंध रखने चाहिए, इसलिए $20,000 का हीरा उनकी पत्नी को हमने दिया था। लेकिन बाइडेन साहब ने जितनी भी मैसेजिंग की वो भारत के पक्ष में और मोदी जी के पक्ष में नहीं की। हालांकि उन्होंने अपने पुराने ड्रोन्स और जितने हवाई जहाज और फाइटर प्लेन्स थे वो तो भारतवर्ष को लाखों करोड़ों के भेज दिए, लेकिन मैसेजिंग नहीं की, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जैसे एक ये बताया गया था कि जॉर्ज सोरोस जो है देश के अगेंस्ट काम कर रहा है, जबकि वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और उसे यूएन की ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिलती है और वो विश्व के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए और वहां संघर्षशील लोगों के लिए और किसानों के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए योगदान देता है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, 12 में 43 साल की उनकी उम्र हो गई है। उसको अगर बाइडेन साहब ने अमेरिका के सर्वोच्च पद के लिए सम्मानित किया है, इसका मतलब बाइडेन साहब ने जाते जाते भारत को एक संदेश दे दिया है कि बाइडेन साहब
मोदी जी की सरकार से खुश नहीं थे। चलिए हम ये मानते हैं कि भाई बाइडेन साहब हमारे विरोधी थे और डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अगर शी जिनपिंग को बुलाते हैं और मोदी जी को नहीं बुलाते हैं तो क्या बाइडेन साहब भी हमसे खुश नहीं है और ये डोनाल्ड ट्रंप भी हमसे खुश नहीं है? इसको भी समझने की आवश्यकता है। अच्छा, इसके बाद ये समझने की आवश्यकता है कि दो घटनाएं घटने वाली हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण और भारतवर्ष के अंदर 10 दिन के बाद जो बजट आने वाला है। अब सवाल यह है, जो देश के करीब 8-9% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, या देश के अलग अलग वर्गों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए ये घटनाएं कितना ज्यादा इफेक्ट करेंगी? पहली बात तो यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो कर दिया, H1B वीजा के बारे में कर दिया, अगर वहां पे अवैध रूप से बसे हुए भारतीयों को निकाल बाहर किया, अगर इस प्रकार से की घटनाएं कनाडा के अंदर भी हो गई, तो हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर स्थिति में है, तो उसमें ज्यादा और ज्यादा तो इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे और मोदी जी इसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे, एक तो ये देखने की आवश्यकता है। उसके बाद ये भी देखने की आवश्यकता है कि जो अमेरिका ने पहले, जो बाइडेन साहब के ही जमाने में ये कहा गया कि पिछली बार जब उन्होंने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाया था, तो ये कहा था उस समय, इंडिया ने कहा था कि नहीं, आपका सैंक्शन हम नहीं मानते, चाहे अमेरिका और यूरोप के लोग रूस का तेल न खरीदें, हम तेल खरीदेंगे। हालांकि वो तेल सब्सिडी में, बड़ी हैवी सब्सिडी में भारतवर्ष ने खरीद कर, रिलायंस इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सस्ता तेल खरीदकर उसको यहाँ रिफाइन करके अमेरिका को भी बेचा, यूरोप को भी बेचा और देशों को बेचा। हालांकि उसका फायदा हमारे जो देश के उपभोक्ता है उनको नहीं दिया। हमें पेट्रोल और डीजल उसी दाम पे मिला जितना हाई प्राइस में मिलता था, तो रूस से हमारा आयात तेल का बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो पहले बहुत ज्यादा कम था क्योंकि सब्सिडी मिल रही थी और हम ही उनसे तेल खरीद रहे थे, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन इस बार सैंक्शन में जब इंडिया ने कहा है कि वो अमेरिका के सैंक्शंस को मानेगा और उसके बाद वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो ये जो बढ़े हुए दाम जिसमें सब्सिडी नहीं होगी, अगर भारतवर्ष को खरीदनी होगी, तो इसका एक अंदेशा है कि भारतवर्ष के अंदर इन्फ्लेशन फिर बड़ी तेजी से बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो देश का जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, जो पहले ही नौकरी न मिलने और महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी जो घटना होने वाली है वो 10 दिन के बाद देश के अंदर बजट आने वाला है। बजट के अंदर क्या होगा? देखिए, देश की हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी विशिष्टता ऐसी है कि हमारे देश के अंदर वी आर नॉट ए पुअर कंट्री, बट वी आर a country where there are super rich, filthy rich, and they are people in the very bad shape. बने देश के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी बहुत संख्या में हैं, बहुत बड़ी संख्या में है। 5 किलो अनाज पे जिंदा रहने वाले लोग भी बहुत संख्या में हैं। लेकिन विश्व के सबसे ज्यादा बड़े पूंजीपति और रईस भी हमारे देश में, और वो ऐसे लोग हैं जो कि पता नहीं कितने करोड़ डॉलर में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में जाने का निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जैसा सुना जा रहा है कि वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण में विश्व के बड़े बड़े पूंजीपति इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने वहां टिकट खरीदा है और हमारे देश के भी एक बड़े पूंजीपति ने खरीदा है, जबकि देश की बाकी जनसंख्या की क्या स्थिति है वो आपको पता है। अब देश के बजट में क्या निर्मला सीतारमण जी लाने वाली हैं, तो अगर भारतवर्ष के अंदर देश के गरीब लोगों को और मध्यम वर्गों को जीएसटी के माध्यम से छूट, खैर जीएसटी इसका मुद्दा नहीं है, जीएसटी एक अलग जीएसटी कमेटी से निर्णय होता है, लेकिन अगर टैक्सेस को कम करने के माध्यम से और किसानों को किसी प्रकार की सुविधा देने से अगर सरकार बजट के अंदर कोई अनाउंसमेंट करती है, तो उससे देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है। क्योंकि देश के अंदर जहां पे कंजम्पशन ही देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, आपको ये समझने का प्रयास करना होगा कि जिस देश के अंदर 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, 12-13% लोग ऐसे हैं जो ठीक है अच्छा खाते पीते हैं, और 2-4% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो जब भी देश के अंदर डिमांड को बढ़ाना होगा, कंजम्पशन को बढ़ाना होगा, तो गरीब और मध्यम वर्ग की परचेजिंग पावर को बढ़ाना होगा। तो बजट के अंदर परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास हुआ तो देश की इकोनॉमी को कुछ बल मिलने की आवश्यकता है। लेकिन अगर उसी प्रकार के पुराने निर्णय की कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, इनकम टैक्स की छेड़खानी न करके मध्यम वर्ग को कोई फायदा न देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट के अंदर और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा देना,
इससे देश के जो ऐसा एक वर्ग है जिसने शेयर मार्केट में कुछ पैसा कमाया है पिछले 5-7 साल में, और वही मार्केट के अंदर खरीद कर रहा था जिससे जीडीपी को कुछ सहारा मिला हुआ था, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को नहीं घटाया गया और इन लोगों को, इन निवेशकों को कोई सुविधा नहीं दी गई, तो ये भी मानना पक्का है कि आज के तारीख में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं शेयर मार्केट में भरपूर बिकवाली कर रहे हैं और देश के ही निवेशक शेयर मार्केट को संभाले हुए, तो हर महीने के अंदर करीब 27-28 हजार करोड़ रुपए शेयर मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हर महीने नियमित रूप से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा नियमित रूप से लगा रहे हैं, चाहे मार्केट बढ़े या घटे, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो देश के लोकल निवेशकों का शेयर मार्केट में बहुत बड़ा रोल हो गया है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को घटाया तब तो एक मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा उछाल आ जाएगा शेयर मार्केट के अंदर, और अगर इसको नहीं घटाया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो किया जो उन्होंने कहा था वो करेंगे, तो शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत तगड़ा गिराव भी आ सकता है, गिरावट भी आ सकती है। क्योंकि देखिए, जो शेयर मार्केट आप देखते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा होकर ऊपर चढ़ता और उतरता है, कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। उसका एक कारण होता है जो डाउ जोन्स ने कहा था, जो शेयर मार्केट के प्रणेता हैं और अमेरिकन जो शेयर मार्केट का इंडेक्स है वो डाउ जोन्स और नेस्डैक, तो डाउ जोन्स के नाम से चलता है। उन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट में होता गया है कि जो सूचनाएं आती हैं मार्केट से, उन मार्केट को अध्ययन करके मार्केट उसको रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है और कोई सूचना पॉजिटिव आती है तो वो बढ़ता है। अच्छा, बढ़ने के बाद फिर वो सूचना का महत्व खत्म हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है, अगली सूचना का वेट करता है। अगर अगली सूचना और ज्यादा पॉजिटिव आती है तो फिर ऊपर बढ़ता है, नहीं तो नीचे गिर जाता है। इसलिए जिगजैग मूवमेंट होता है। और जब नेगेटिव सूचना आती है तो मार्केट गिरता है, और अगर और ज्यादा नेगेटिव आती है तो और नीचे गिरता है, वरना वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार से होता है। तो ये जो सूचनाएं हैं, एक तो निर्मला सीतारमण जी का बजट प्रपोजल, वो क्या लेके आएंगी, वो मध्यम वर्ग को फायदा देंगी, वो निम्न वर्ग को फायदा देंगी, उच्च वर्ग को फायदा देंगी, और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे और उनकी आर्थिक नीतियां और जो उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके बारे में वो क्या क्या कदम उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगला 1 महीना भारत की और वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, भारत के और वर्ल्ड के शेयर मार्केट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और ये इस पे हमारे देश की इकोनॉमी डिपेंडेंट होगी, और ये इस बात का भी निर्णय लेगा कि हमारा रुपया जो 86.60 का हो गया है, ये 80 की तरफ चलेगा या 1995 की तरफ चलेगा। और अगर इसी प्रकार रुपया कमजोर होता रहा तो पहले भी मैं आपको आगाह कर चुका हूं, देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। जो लोग इसको कम करके आत रहे हैं और जो कह रहे हैं कि बाकी विकासशील देशों की तुलना में हमारा रुपया कम हो रहा है, वो वस्तु स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा रुपया कमजोर होना इसलिए नुकसानदायक है कि हम बहुत तगड़े इंपोर्टर हैं, हम एक्सपोर्टर नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विकासशील देश भी हैं जो इंपोर्टर नहीं है बल्कि एक्सपोर्टर है। तो एक्सपोर्टर्स के लिए उनकी करेंसी का वीक होना फायदेमंद होता है, और जो इंपोर्टर्स है उनके लिए करेंसी का वीक होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो भारतवर्ष क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्टर है और हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा रहता है, तो हमारे रुपया का कमजोर होना दूसरे देश के करेंसीज का हमसे ज्यादा कमजोर होने से उसका कोई महत्व नहीं समझा जा सकता। हमें रुपए को समझाना होगा, वरना रुपए के साथ साथ देश की प्रतिष्ठा गिरेगी, जो हम लोग चाहते नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।